सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बाय सत्यम सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में। तो ये हमारा यूनिट फर्स्ट का सेकंड लेक्चर होने वाला है और यूनिट का नाम है बेसिक्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। और हमारा सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसी की हम सेकंड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे उन टॉपिक्स को आज हम पूरा करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ आज जो है आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाने वाली है। और इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा था, इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी थी, यानी कि विशेषताएं क्या होती हैं हाई वोल्टेज एसी पावर ट्रांसमिशन की। किसकी बच्चों? हाई वोल्टेज एसी पावर ट्रांसमिशन की क्या विशेषताएं होती हैं, और हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन की क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जाननी है, ठीक है। देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं डिटेल्स। तो आप लोगों को बुक में ही देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इतना करा दूंगा कि अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से समझ जाओगे चीज़ों को, ठीक है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, देखें ना देरी किए हुए, ठीक है। चलिए जी। बच्चों, थोड़ा सा गला खराब है तो आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है ना। और आप लोग रिव्यू नहीं देते हो, क्लास देख लेते हो लेकिन रिव्यू नहीं देते हो कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी है। तो प्लीज कमेंट किया करो कि सर हाँ क्लास अच्छी लगी है, जैसी भी लगी है कमेंट किया करो। दूसरी बात, अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो उसको भी बोला करो, मैं उस इंप्रूवमेंट को भी कोशिश करूंगा करने की, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई फालतू वॉइस आ रही हो तो प्लीज इग्नोर करिएगा, है ना। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, फटाफट स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जो हाई वोल्टेज एसी पावर ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एसी सप्लाई का इस्तेमाल करके जब आप हाई वोल्टेज पर पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, है ना, पावर को ट्रांसमिट करते हैं किसकी मदद से? ट्रांसमिशन लाइन की मदद से। तो उसमें आपको कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं, कुछ खासियत देखने को मिलती हैं। कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, कुछ खराब चीजें भी होती हैं, तो उनके बारे में हम देखो जानने वाले हैं। अब इसमें देखो, सबसे पहले जानते हैं, देखो रिडक्शन इन लाइन करंट। सबसे पहली विशेषता क्या है कि आपका लाइन करंट क्या हो जाता है बच्चों? वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। अब वो कम होता कैसे है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, रिडक्शन इन लाइन करंट, जब आप हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करेंगे, हाई वोल्टेज से समान पावर के लिए करंट कम हो जाता है। यानी कि जब आप हाई वोल्टेज पर पावर को ट्रांसमिट करते हैं, हाई वोल्टेज पर पावर को जब आप ट्रांसमिट करते हैं तो उससे क्या हो जाता है? उससे करंट जो है बच्चों वो कम हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? करंट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। करंट क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर आप हाई वोल्टेज पर अगर आप हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिट करेंगे, मान के चलिए आपने पावर जो है वो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट की, कितने पर ट्रांसमिट की? 132 220 केवी पर प्राइमरी ट्रांसमिशन किया आपने। तो उससे क्या होगा? उससे आपका जो करंट होगा, है ना, जो लाइन करंट होगा, जिसको आप लाइन करंट बोलते हो, लाइन करंट क्या हो जाएगा? लाइन करंट बच्चों रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि काफी कम हो जाएगा। अब देखो, लाइन करंट कम हो जाता है, वो कैसे कम होता है? आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर होता कैसा है कम? एक बार प्लीज अगर आप समझा देंगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा, ठीक है। तो देखो, उसको मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से कम होता है। इनको हम एक साइड में लिखेंगे, ठीक है। इनको एक साइड में लिखेंगे। देखो, ये होता है कैसे कम, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखिए कम कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने एसी के केस में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। वो फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू, पावर का फॉर्मूला होता है, एक्टिव पावर का, वी आई कोस फाई फॉर्मूला होता है ना। वी आई कोस फाई फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? वी आई कोस फाई फॉर्मूला, ठीक है। मतलब ये फॉर्मूला होता है वी आई कोस फाई, ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्टिव पावर बोल सकते हैं आप इसको, एवरेज पावर बोल सकते हैं, ट्रू पावर बोल सकते हैं, वास्तविक शक्ति, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है? वी आई कोस फाई, है ना। वी का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे? करंट, ठीक है। कोस फाई क्या होता है? हमारा पावर फैक्टर होता है, ठीक है। कोस फाई हम किसको बोलते हैं बच्चे? कोस फाई हम बोलते हैं पावर फैक्टर को। मैं एक बार इसको लिख देता हूं। देखो, इसमें पी तो आपका क्या होता है? पी तो आपकी पावर होती है, ठीक है। पी क्या हो जाएगा? पी पावर हो जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, पी क्या हो जाएगा? देखो, पी हो जाएगी पावर, ठीक है। पी क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी। पी पावर हो गई, ठीक है। जबकि आपका, अगर आप बात करेंगे, वी क्या हो जाएगा आपका? वी क्या हो जाएगा? वी वोल्टेज हो जाता है, ये तो आप जानते होंगे मेरे हिसाब से, है ना। वी वोल्टेज हो जाता है। आई क्या हो जाता है? करंट हो जाता है। और देखो, कोस फाई जो हो जाता है, कोस फाई को आप क्या बोल देते हैं? पावर फैक्टर। कोस फाई क्या होता है? कोस फाई होता है बच्चों पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? शक्ति गुणांक, है ना। पावर फैक्टर क्या होता है? शक्ति गुणांक होता है। तो कोस फाई आप किसको बोलते हैं? पावर फैक्टर को बोलते हैं, ठीक है।
ये सभी बातें मेरे हिसाब से आप सभी को पता होंगी क्योंकि आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा इतनी बातों का आप लोगों को अंदाजा होगा, है ना, इतनी बातों का आप लोगों को अंदाजा होगा, मैं इतना मान के चलूंगा। देखो ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को पता होंगी। कोस फाई हम किसको बोलते हैं बच्चों? पावर फैक्टर को बोलते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ मुझे, अगर आप यहां से आई का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अगर आप यहां से आई को निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये वी जो है, वी इसके नीचे पी के नीचे आ जाएगा और कोस फाइव भी पी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको रीअरेंज करके किस तरीके से लिख सकते हो? इसको आप रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। देखो, इसको आप रीअरेंज करके कैसे लिख दोगे? इसको आप रीअरेंज करके कुछ ऐसे लिख दोगे। कैसे लिख दोगे? देखो इस तरीके से, ये आपका आई जो है बच्चों किसके बराबर आ जाएगा? आई जो आपका बराबर आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? आई इक्वल आ जाएगा आपका पी बाई वी, पी बाय वी कोस फाई के, है ना, कोस फाई के। ये क्या आ गया आपका? ये आई का फॉर्मूला आ गया, यानी कि करंट जो आपका बराबर आ गया वो किसके बराबर आ गया? करंट जो बच्चों बराबर आ गया आपका, करंट किसके बराबर आ गया? पी बाय वी कोस फाई के। अब आप एक चीज बताओ मुझे, यहां से आप क्या समझते हो? यहां से आप ये समझते हो कि अगर आपका v का मान देखो यहाँ पे अगर बढ़ रहा है ना, v की वैल्यू अगर यहाँ पे नीचे बढ़ रही है आपकी, अगर बच्चों v इंक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे अगर v इंक्रीज कर रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे, देखो आपने क्या कर दिया, v को बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये अगर v बढ़ेगा, v आपका बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा? करंट कम होगा, है ना, करंट क्या होगा? कम होगा। कैसे कम होगा? क्योंकि नीचे अगर आपका जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर वाली जो वैल्यू होती है, जो हर वाली जो संख्या होती है, अगर वो बढ़ रही है तो क्या होता है आपका? क्या हो जाएगा? अगर ये बढ़ेगी तो जो आप इसको डिवाइड करोगे, इस पूरी वैल्यू को जो डिवाइड होकर आएगा वो क्या आएगा? वो पहले से कम आएगा। पहले मान के चलिए डिवाइड होकर कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। अगर आपने v की वैल्यू बढ़ा दी तो अब आपको जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी देखने को मिलेगी? 10 से कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इतनी बात को समझ पाए होंगे मेरी को, है ना, मेरी बात को इतनी को समझ पाए होंगे आप कि अगर आप हर का मान बढ़ाते हैं, हर में अगर किसी संख्या को अगर आप बढ़ाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको? आपका जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज, यानी कि कम हो जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाया, भाई आप हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हो पावर ट्रांसमिशन के लिए। अब जब आप पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो कितने पर? हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट कर रहे हो, तो उससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? उससे आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपका करंट क्या हो जा रहा है बच्चे? करंट रिड्यूस हो जा रहा है ना। करंट क्या हो जा रहा है आपका? रिड्यूस हो जा रहा है। अब जब करंट रिड्यूस हो जा रहा है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? आपको आई स्क्वायर आर लॉसेस जो है, जिनको आप क्या बोल देते हैं? जिनको आप क्या बोल देते हैं? जिनको आप हीट लॉस बोल देते हैं, है ना, जिनको आप क्या बोल देते हैं? हीट लॉस, यानी कि ऊर्जा हानि बोल देते हैं जिनको आप। वो क्या हो जा रहे हैं आपके? वो आपके कम हो जा रहे हैं, है ना। क्या हो जाएगा? हीट लॉस आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि कम हो जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है आपका? आई स्क्वायर आर लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऊष्मा ऊष्मा हानि जो होती है ना, हिंदी वाले देख लेंगे एक बार, ट्रांसमिशन लाइन में आई स्क्वायर आर लॉस जो होते हैं, यानी कि ऊष्मा हानि जो होती है, ऊष्मा ऊष्मा हानि जो होती है वो क्या हो जाएगी? वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। देखो 8.5 मिनट में मैंने केवल और केवल आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया अभी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे। देखो इकोनॉमी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, है ना। अब भाई एक बात बताओ, आप जब करंट इसमें कम फ्लो करेगा, जब इसमें आप हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, पावर आप जो वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? करंट कम हो जाएगा, है ना। अब जब करंट यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रहा है ना बच्चों, करंट जब आपको कम देखने को मिल रहा है तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा? आपका जो कंडक्टर का जो मटेरियल है, यानी कि जिस तार को आप इस्तेमाल कर रहे हो, भाई जब करंट ही कम बह रहा है तो आप तार मोटे की जगह पतला भी तो ले सकते हो, है ना। तार का आप साइज क्या कर सकते हो? तार का साइज आप क्या कर सकते हो? तार का जो साइज है, तार का जो साइज है उसको बच्चों आप क्या कर सकते हो? रिड्यूस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो तार का साइज आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। बट जब करंट ही कम फ्लो कर रहा है उसमें से, तो तार का साइज जो है आप कम ले सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा बच्चों? इससे इकोनॉमी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, यानी कि जो आपका तार में जो पैसा खर्च हो रहा था तार खरीदने में, भाई मोटा तार खरीदने में ज्यादा पैसा खर्च होगा और पतला तार खरीदने में कम पैसा खर्च होगा। तो जो तार खरीदने में पैसा खर्च आप कर रहे थे वो क्या हो जाएगा? उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी कीमत भी कम हो जाएगी, यानी कि वो भी, उसमें भी आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, यानी कि कंडक्टर खरीदने में जो आपको कंडक्टर सामग्री खरीदने में जो आपका पैसा लग रहा था वो भी रिड्यूस हो जाएगा। लोअर करंट अलाउज द यूज ऑफ
स्मॉलर कंडक्टर साइज, है ना। जैसे ही करंट का आपका मान कम होगा, भाई आपने वोल्टेज बढ़ाया, है ना, वोल्टेज आपने बढ़ा दिया, तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या हुआ, वोल्टेज आपके बढ़ाने से क्या हुआ, देखो करंट आपका क्या हो गया, कम हो गया, है ना। करंट क्या हुआ बच्चे, करंट कम हो गया, ठीक है। अब करंट जब कम हो गया तो उससे क्या हुआ, द यूज ऑफ स्मॉलर कंडक्टर साइज, ठीक है। यानी कि करंट के कम होने से क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, छोटे कंडक्टर साइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। छोटे कंडक्टर साइज का बच्चों आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग मटेरियल कॉस्ट, यानी कि जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो कंडक्टर के तौर पे, जो चालक बनाने के लिए आप धातु का इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी क्या होगी, उसकी लागत कम आएगी, उसकी कॉस्ट क्या आएगी बच्चों, कम आएगी, है ना। देख एक बार हिंदी वाले भी देखेंगे, देखो कम करंट से, देखो कम करंट से क्या होगा, छोटे कंडक्टर साइज का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर करंट कम फ्लो कर रहा है वायर में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंडक्टर साइज को छोटा ले सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे मटेरियल की लागत जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। जिससे क्या हो जाएगा, मटेरियल की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और मटेरियल की लागत अगर कम हो जाएगी तो आपको जो खरीदने में जो पैसा लगेगा, इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो खरीदने में पैसा लगेगा, आप लोगों का जेब खर्च जो होगा वो काफी हद तक कम हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से इतनी बातें क्लियर होंगी, है ना। अगर आप लोगों को पढ़ाया हुआ समझ में आया करे तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, और बेल आइकन जरूर दबाया करो, और प्लस कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर किया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, देखो स्किन इफेक्ट की। नेक्स्ट देखो स्किन इफेक्ट की बात करते हैं हम। स्किन इफेक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो एसी ट्रांसमिशन में आपको एक नुकसान देखने को मिलेगा, अभी तो आप लोग जानते नहीं होंगे देखो स्किन इफेक्ट होता क्या है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, स्किन इफेक्ट जो है आपको नुकसान देखने को मिलता है एसी के अंदर, एसी सप्लाई के अंदर। और वो नुकसान होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं, देखो उसके बारे में बात करते हैं। देखो एसी की क्या खास बात होती है कि एसी का मान के चलिए कंडक्टर है ना, ये कोई कंडक्टर है। भाई तार किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है ना देखने में, ऐसा होता है तार देखने में, ठीक है। लेकिन जब आप इसे इधर से देखोगे, यानी कि सामने से इसके फेस की तरफ से देखोगे, तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये आपको ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, कुछ ये इस तरीके से दिखाई देगा आपको गोलाई में, ठीक है। ये गोल जो है इस तरीके से दिखाई देगा आपको सर्कुलर शेप में। तो देखो स्किन इफेक्ट क्या होता है, जब भी आप एसी सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, स्किन इफेक्ट प्रेजेंट होता है। और वो स्किन इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, देखो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है, उतना ज्यादा ही आपको क्या देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा ही आपको स्किन इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, स्किन इफेक्ट, है ना। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, देखो ये जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना ही आपका स्किन इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। स्किन इफेक्ट भी आपका उतना ही ज्यादा प्रेजेंट होगा, यानी कि उतना ज्यादा मौजूद होगा, उपस्थित होगा। इसका एक फॉर्मूला भी आ जाता है, उस फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो फॉर्मूला जो हो जाता है कुछ इसका इस तरीके से हो जाता है, स्किन इफेक्ट जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, देखो स्किन इफेक्ट जो बराबर होता है आपका वो किसके बराबर होता है, एक बार उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। उसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखो इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है स्किन इफेक्ट का, इसका फॉर्मूला आ जाता है कुछ ये आपका म्यू, इसका फॉर्मूला आ जाता है आपका म्यू एफ डेल, एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला जो आ जाता है बच्चों, हालांकि फॉर्मूला आप लोगों के अभी काम का नहीं है कुछ, क्योंकि उसे हम आगे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, उसे हम आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग इतना ही याद रख लो कि ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है स्किन इफेक्ट। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी मान के चलिए 50 हर्ट्ज है तो स्किन इफेक्ट प्रेजेंट होगा, है ना। अगर आप 70 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो स्किन इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एसी ट्रांसमिशन में आपको क्या देखने को मिलता है, एसी ट्रांसमिशन में आपको देखने को मिलता है कि करंट जो है वो फ्लो करता है मेनली कहाँ से, कंडक्टर के सरफेस से। हाँ देखो मैं आपको पहले स्किन इफेक्ट के बारे में बता रहा था। देखो स्किन इफेक्ट आपको क्या बताता है, स्किन इफेक्ट ये बताता है कि जो करंट जो फ्लो करेगा ना, करंट जो फ्लो करेगा, ये पूरे सरफेस में से ना फ्लो होके, कंडक्टर के पूरे सरफेस में से, पूरी सतह में से ना फ्लो होके कहाँ कहाँ से फ्लो करता है, ये केवल और केवल इसकी बाउंड्री से यहाँ से फ्लो करता है। इसकी मतलब बाउंड्री बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जो इसका आउटर पार्ट होता है ना, केवल इसमें से फ्लो करता है, इसमें से, ठीक है, केवल इसमें से फ्लो करता है। जो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है वो कंडक्टर के आउटर पार्ट से फ्लो करता है, बजाय किसके, इनर पार्ट के। इनर पार्ट से बहुत कम करंट फ्लो होगा, बहुत ही कम करंट फ्लो होगा इनर पार्ट से, जबकि आपका मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगा वो कहां से फ्लो होगा, वो कंडक्टर के आउटर पार्ट से होगा। यानी कि मान के चलिए ये आपका कंडक्टर है ना, ये क्या है, ये कंडक्टर है।
तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो कहाँ कहाँ से फ्लो करेगा, वो केवल और केवल इसके आउटर पार्ट से फ्लो करेगा, आउटर पार्ट से। जो इसकी सतह होगी ना, जो इसकी सतह होगी जहां से आप कंडक्टर को पकड़ते हैं, केवल उससे, इसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा, केवल इसकी सतह से फ्लो करता है। ठीक है, इसकी सतह से जो है करंट बहेगा, इसमें यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें समान करंट आपको वितरण नहीं देखने को मिलता है, इसमें केवल और केवल आपको सतह से करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देता है। तो देखो इसमें हम क्या कह देंगे, इसमें हम कह देंगे देखो, इन एसी ट्रांसमिशन करंट फ्लोज मेनली ऑन कंडक्टर सरफेस इंक्रीज इफेक्ट रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, एसी ट्रांसमिशन में करंट जो फ्लो करता है मेनली कंडक्टर के सरफेस से फ्लो करता है ना। मेनली जो वो फ्लो कर रहा है देखो कंडक्टर के सरफेस से फ्लो करता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीजिंग इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। इसकी वजह से क्या हो जाता है, आर का मान जो है बढ़ जाता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। वो बढ़ता क्यों है, वो इसलिए बढ़ता है भाई, आप मान के चलिए, आप जो कंडक्टर मटेरियल का यूज कर रहे हैं, मान के चलिए उसका अगर आपको आप 1.5 mm के वायर का इस्तेमाल कर रहे थे, 1.5 mm वायर का, ठीक है, 1.5 mm वायर का इस्तेमाल कर रहे थे अगर आप घर में, और आपने क्या किया, 1.5 mm की जगह आपने क्या लगा दिया, 1 mm का लगा दिया, है ना। आपने कितने का लगा दिया, 1 mm का लगा दिया, तो क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, उसका रेजिस्टेंस जो है एक तरह से बढ़ा दिया, मतलब उसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया तो कम हो गया। कंडक्टर का क्या हुआ, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, है ना। कंडक्टर का बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया तो हो गया देखो कम, ठीक है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने इसे 1.5 से कितने का बना दिया, 1.5 से इसे आपने 1 mm का बना दिया, तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो हो गया कम, ठीक है। अब ये कम होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, देखो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है बच्चे, इसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना। इसकी वजह से क्या हो जाता है, देखो इसकी वजह से रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट में यही गिवन है कि अगर स्किन इफेक्ट प्रेजेंट होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका कंडक्टर का जो आपका कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज होगा कैसे, वो मैंने आपको बताया है कि करंट आपकी कहाँ से फ्लो हो रही है, केवल सतह से फ्लो हो रही है ना। कंडक्टर की केवल सतह से फ्लो हो रही है, केवल ऊपर ऊपर की सतह से फ्लो हो रही है कंडक्टर की, ठीक है। पूरी समान तरीके से वितरण नहीं है कंडक्टर में, केवल और केवल उसकी सतह से फ्लो होती है करंट। तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, आपका जो इफेक्टिव एरिया है ना, जो एरिया है, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, जो कंडक्टर का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब कंडक्टर का क्षेत्रफल कम हो गया, कंडक्टर का क्षेत्रफल क्या हुआ, कम हो गया, तो रेजिस्टेंस आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आर का मान आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आर का मान आपका क्या हो जाता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर होगी। चलिए जी नेक्स्ट चलेंगे, देखो नेक्स्ट बात करेंगे अब। नेक्स्ट देखो, चार्जिंग करंट एग्जिस्ट, है ना, चार्जिंग करंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम, देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसमें बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, देखो रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर के इश्यूज, है ना। कुछ रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर इश्यूज देखने को मिलते हैं, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। ये क्या इश्यूज हो जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे, देखो इनके बारे में बात कर लेते हैं, देखो चलिए जी। तो एसी लाइंस हैव इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो एसी ट्रांसमिशन लाइंस होती है, एक बार रिवाइज करते हैं, देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या होता है प्रेजेंट, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, केवल आर और एल प्रेजेंट होता है ना, यानी कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, प्रतिरोध और प्रेरकत्व, इनकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं होती हैं, ठीक है। जबकि जो आपकी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है बच्चों, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है ना। रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस दोनों होते हैं। जबकि अगर हम बात करें लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की, है ना, अगर हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या प्रेजेंट होता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन की बात करें अगर हम, एल फॉर लॉन्ग, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, आर एल सी, है ना, और जी भी प्रेजेंट होता है। जी को अभी मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, इसमें आर एल सी और जी सभी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक
जी भी प्रेजेंट होता है। जी का मतलब क्या होता है बच्चों? कंडक्टेंस यानी कि चालकता, है ना? इतनी बातों से मेरे हिसाब से आप सभी वाकिफ होंगे अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं, और अगर नहीं देखी हैं तो जरूर देख लेना, ठीक है? मैंने अच्छे से समझा रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो रिएक्टिव पावर एंड पावर फैक्टर इश्यूज के बारे में बात करते हैं। देखो एसी लाइन्स में क्या होता है? इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होता है। एसी लाइनों में इंडक्टेंस, है ना, इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस होता है, ठीक है? इससे क्या हो जाता है? रिएक्टिव पावर फ्लो होती है ना बच्चों? रिएक्टिव पावर फ्लो होती है। अगर इंडक्टिव प्रभाव होगा, अगर इंडक्टर का प्रभाव होगा, इंडक्टेंस हाई होगा लाइन का, तो क्या होगा उसमें? लैगिंग रिएक्टिव पावर की एक तरीके से फ्लो करेगी। अगर कैपेसिटेंस होगा तो लीडिंग रिएक्टिव पावर फ्लो करेगी, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है? रिएक्टिव पावर फ्लो करती है, वो कोई सी भी फ्लो कर सकती है, चाहे वो लीडिंग रिएक्टिव पावर फ्लो करे, चाहे वो लैगिंग रिएक्टिव पावर फ्लो करे। और इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? पावर फैक्टर भी आपका कम हो जाएगा। भाई पावर फैक्टर आपका केवल और केवल कब इंक्रीज करता है? पावर फैक्टर केवल आपका तब इंक्रीज करता है जब वह यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करे, है ना? मतलब पावर फैक्टर आपका जब यूनिटी रहता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, ठीक है? वो उसकी क्या हो जाती है? मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। लेकिन अगर आप इंडक्टिव की केस की बात करेंगे, है ना, अगर लाइन में इंडक्टर का प्रभाव होगा, है ना, अगर लाइन में क्या होगा? इंडक्टेंस होगा प्रेजेंट या फिर कैपेसिटेंस होगा, तो दोनों ही केस में क्या होगा? आपका पावर फैक्टर क्या होगा बच्चों? एक से कम हो जाएगा, है ना? एक से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है? तो अगर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का प्रभाव आता है तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक तो रिएक्टिव पावर फ्लो करेगी लाइन के अंदर। ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहा हूं मैं, कभी आप समझो कौन सी लाइन की बात हो रही है? ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है, घर की लाइन की बात नहीं हो रही है। ट्रांसमिशन लाइन में, और दूसरी बात पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा? आपका रिड्यूस हो जाएगा, है ना? पावर फैक्टर भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, ठीक है? इतनी बात मेरे हिसाब से आप सभी के समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखो चार्जिंग करंट एग्जिस्ट करता है एट हाई वोल्टेज। देखो हाई वोल्टेज पर क्या होता है? लाइन कैपेसिटेंस जो है वो लाइन कैपेसिटेंस ड्रॉ करता है चार्जिंग करंट, है ना? इवन एट नो लोड, नो लोड पर भी, ठीक है? तो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा? लिमिटिंग लाइन लेंथ। देखो सिंपल सी भाषा में समझ लो जब भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन क्या होगी? नो लोड पर होगी, है ना? नो लोड पर होगी या क्या होगी? लाइट लोड पर होगी, बहुत लाइट लोड पर होगी। तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा? उससे आपको क्या देखने को मिलता है? देखो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा? नो लोड या फिर लाइट लोड पर होगी, है ना? लाइट लोड पर होगी तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा? उससे आपको देखने को मिलेगा क्या? चार्जिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है ना? चार्जिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है। चार्जिंग इफेक्ट का मतलब चार्जिंग करंट फ्लो करेगा उसमें लाइन में। और वो बच्चों किसकी वजह से फ्लो करता है? वो कैपेसिटेंस की वजह से ही फ्लो करता है। देखो हाई वोल्टेज पर लाइन कैपेसिटेंस क्या करता है? ड्रॉ करता है चार्जिंग करंट, ठीक है? जो लाइन में क्या होगा? ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेसिटेंस प्रभाव होगा ना, जो कैपेसिटेंस प्रभाव होगा जिसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो ऐसे, ठीक है? जो कैपेसिटेंस प्रभाव होगा उसकी वजह से क्या होगा? चार्जिंग करंट क्या होता है? चार्जिंग करंट फ्लो करता है, ठीक है? कहाँ पर? लाइट लोड पर या फिर नो लोड पर, है ना? लाइट लोड पर या फिर नो लोड पर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? लिमिटिंग लाइन लेंथ, ठीक है? जिससे क्या हो जाएगी? लाइन की लंबाई क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे, देखो वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉब्लम्स। वोल्टेज विनियमन की समस्याएं भी आपको देखने को मिलती है ना? वोल्टेज विनियमन की समस्याएं भी आपको देखने को मिलती है, और वो कैसे देखने को मिलती है उसकी बातें करते हैं। देखो आपका आपने क्या कर रखा है? ट्रांसमिशन लाइन पे लोड लगा रखा है। अगर लोड वेरी करेगा तो क्या होगा? आपकी वोल्टेज जो आपने इधर से मान के चलिए, इधर से आपने कितनी भेजी है? इधर से आपने कितनी भेजी है? 11 केवी भेजी है, ठीक है? 11 केवी भेजी है। लेकिन लोड एंड पर आपकी कितनी देखने को मिल रही है? 10 केवी देखने को मिल रही है। तो वो क्या हुआ? वो आपका लोड की वजह से बच्चों क्या हुआ? लोड की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स हैं इनकी वजह से आपको क्या देखने को मिला? वोल्टेज में रिडक्शन देखने को मिला, है ना? वोल्टेज में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। वोल्टेज क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, ठीक है? वोल्टेज क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, ठीक है जी? चलिए, वोल्टेज क्या होगा? रिड्यूस होगा, ठीक है? तो देखो वोल्टेज रेगुलेशन की क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है? वोल्टेज वेरीज विद लोड, है ना? वोल्टेज क्या होते हैं? करते हैं लोड के साथ वेरी करते हैं ड्यू टू रिएक्टेंस ऑफ लाइन, है ना? लाइन के रिएक्टेंस की वजह से। जैसे जैसे आपका लोड वेरी करता है वैसे वैसे आपका क्या होता है? जो लाइन की वोल्टेज होती है वो भी वेरी करती है, खासकर लोड एंड पर। अब इसकी कुछ और भी
मतलब इसको डीप में हम कह सकते हैं, समझेंगे आगे चल के। अगली जो आपकी यूनिट्स हैं, वोल्टेज रेगुलेशन एक आपका प्रॉपर टॉपिक होने वाला है ना। तो जो आपका ये लोड एंड होता है, इस पे क्या हो जाती है, वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, उसका मान आपका घट जाता है। ठीक है, उसका मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो बच्चों हम क्या कोशिश करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या हो, वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या हो, कम से कम हो। मतलब जितना कम से कम होगा उतना अच्छा होगा। लेकिन अगर ये इनके बीच में क्या हो रहा है, गैप अगर ये बढ़ रहा है, इधर से आपने मान के चलिए 11 केवी भेजी थी और उधर आपको कितनी देखने को मिली, इधर आपको देखने को मिली मान के चलिए कितनी, 8 केवी देखने को मिली, है ना। 8 केवी देखने को मिली। तो क्या हुआ, पहले आपको ड्रॉप देखने को मिल रहा था 1 केवी का, लेकिन अब कितने केवी का ड्रॉप देखने को मिला, 3 केवी का। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपका वोल्टेज रेगुलेशन का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान जितना कम रहे उतना अच्छा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि वोल्टेज रेगुलेशन की भी आपको समस्या देखने को मिलती है ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, चलिए जी। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, एक फेरेंटी इफेक्ट भी आ जाता है, हालांकि उसमें मेंशन होगा आगे। फेरेंटी इफेक्ट में क्या हो जाता है आपका, जो आपने इधर से मान के चलिए कितनी भेजी थी, 11 केवी भेजी थी, तो इधर आपको कितनी देखने को मिलेगी, इस 11 केवी से भी ज्यादा देखने को मिलेगी, 11.5 मान लिया आपको देखने को मिल रही है ना लोड एंड साइड पर। तो वो भी एक समस्या हो जाती है। ठीक है, वो भी क्या हो जाती है, एक समस्या पैदा हो जाती है। भाई आपने कितनी भेजी, आपने भेजनी थी 11 केवी, लेकिन उधर कितनी पहुंच गई, उधर 11.5 केवी पहुंच गई। या मतलब इधर सेंडिंग एंड से ज्यादा जितनी आपने, जो इधर सेंडिंग एंड है उधर से ज्यादा कहाँ आपको मिल रही है, लोड साइड में मिल रही है। तो ये भी एक समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, इसी को आप क्या बोल देते हैं, इसी को आप फेरेंटी, फेरेंटी, है ना, स्पेलिंग गलत है ये। ठीक है, FERRANTI आएगा, फेरेंटी इफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, इसी को आप क्या बोल देते हैं, फेरेंटी इफेक्ट बोल देते हैं। बच्चों थोड़ा सा देखो, स्पेस की वजह से आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना, स्पेस की कमी की वजह से है देखो, नहीं तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसको आप क्या बोल देते हैं, देखो इसको आप बोल देते हैं फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, इसको आप क्या बोल देते हैं, फेरेंटी इफेक्ट बोल देते हैं, फेरेंटी इफेक्ट बोल देते हैं इस समस्या को, जहां पे आपकी सेंडिंग एंड से ज्यादा वोल्टेज आपको रिसीविंग एंड पे दिखाई दे रही है, उसको आप क्या बोल देंगे, फेरेंटी इफेक्ट बोल देंगे। ठीक है, ये देखो सभी टॉपिक्स हमें आगे चल के पढ़ने हैं, ये तो केवल अभी फर्स्ट यूनिट तो आपकी इंट्रोडक्शन के तौर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इजी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, आसान वोल्टेज परिवर्तन। देखो एसी की ये खास बात तो देखने को मिलेगी आपको कि इसमें जो आप वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मर की मदद से, है ना, ट्रांसफॉर्मर की मदद से आप इजीली वोल्टेज को क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, घटाया बढ़ा सकते हो। इन सबको मैं रफ कर देता हूँ। देखो आप लोगों को जो अपने नोट्स बनाने हैं ना, उन नोट्स में आपको जो ये मैं समझाता हूँ ना लिख के, इन चीजों को जरूर मेंशन करना है ना। ये आप लोगों के लिए ऐसा साबित होंगे, जब आप नोट्स को बाद में उठाकर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ जो हमने पढ़ा था वो हमें याद है ना। इन चीजों को अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या देखने को मिलेगी जरूर। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इन चीजों को भी नोट डाउन जरूर करो और मेरी बातों पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, चलिए अब देखो इजी वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन, एसी के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एसी में मान लिया आपने क्या किया, 11 केवी पर जनरेशन किया, कितने पर, 11 केवी पर जनरेशन किया, तो इसे आप कहीं भी इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 11 केवी से आप क्या कर सकते हैं, इसको जो है 220 केवी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है भाई, आप क्या कर सकते हैं, 220 की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 132 में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने स्टेप अप कर दिया। अगर आपको स्टेप डाउन करना है तो इसे 11 केवी से आप क्या कर सकते हैं, 400, 400 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेप डाउन करके। ठीक है, तो एसी में आपको क्या देखने को मिलता है, एसी में आपको स्टेप अप या स्टेप डाउन जो है ट्रांसफॉर्मर की मदद से आसानी से देखने को मिल जाता है ना, आसानी से आप स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, किसमें, एसी सप्लाई की अगर हम बात करें। ठीक है, तो एसी के केस में ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, एसी वोल्टेज को आसानी से बढ़ा सकते हैं या फिर बच्चों घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सबसे आसान पॉइंट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो कोरोना लॉसेस। अब देखो ये कोरोना लॉसेस भी आप लोगों के लिए नई चीज है ना। कोरोना तो हालांकि पहले आ चुका है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में कोरोना पहले से मौजूद है। देखो जो बच्चे मुझसे पहले पढ़ चुके हैं वो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि कोरोना क्या चीज होती है ना, कोरोना क्या चीज होती है, वो कोरोना के बारे में जानते होंगे। देखो कोरोना एक इफेक्ट होता है ना, कोरोना एक इफेक्ट होता है।
कोरोना क्या होता है? एक इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है? ट्रांसमिशन लाइन्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है बच्चों? ट्रांसमिशन लाइन्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि संचरण संचरण लाइन्स में प्रेजेंट होता है ना? संचरण लाइन्स में प्रेजेंट होता है, ट्रांसमिशन लाइन्स में प्रेजेंट होता है। अब देखो कोरोना इफेक्ट के बारे में बता दूं। जब भी कोरोना इफेक्ट आता है, जब भी कोरोना इफेक्ट आता है ना ट्रांसमिशन लाइन में, ये मान के चलिए ट्रांसमिशन लाइन है, जब कोरोना इफेक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा? इस ट्रांसमिशन लाइन के पास एक गैस बनने लग जाती है। वो गैस कौन सी होती है? ओजोन। ओजोन गैस बनने लग जाती है ना? ओजोन ओजोन गैस बनने लग जाती है। ठीक है। दूसरा बच्चों, इस पे एक वोयलेट कलर तो जानते होगे ना आप? वोयलेट कलर, इस पे वोयलेट कलर का एक ग्लो देखने को मिलता है ना? यानी कि ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? वोयलेट कलर का ग्लो देखने को मिलेगा, यानी कि ऐसा लगेगा आपको जैसे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर वोयलेट कलर का कोई बल्ब लग रहा हो। ये आपको वोयलेट कलर की चमकना शुरू हो जाएगी। ठीक है। एक सेकेंड। इस पर आपको वोयलेट कलर का बच्चों ग्लो देखने को मिलेगा, है ना? नेक्स्ट देखो बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट छूट जाए तो माफ करना, वैसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। तो एक तो इसमें ओजोन गैस आपको बनती हुई दिखेगी कोरोना इफेक्ट में, एक वोयलेट ग्लो आपको देखने को मिलता है। तीसरी बात करते हैं, देखो तीसरी बात क्या आ जाएगी? तीसरी बात, ये जो होता है ज्यादातर, ये कौन से मौसम में होता है? ये ज्यादातर बारिश के मौसम में होता है ना? ये रेनी ये रेनी वेदर में आपको देखने को मिलता है ना? रेनी वेदर में आपको देखने को मिलता है, यानी कि रेनी वेदर का मतलब जब भी बारिश का मौसम होगा, ज्यादातर उसी समय पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है। बारिश के मौसम में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आपको जो बच्चों जब ये कोरोना इफेक्ट आता है ना, जब ये मतलब ये ज्यादातर जो है लाइंस में जो हैवी जो हाई वोल्टेज लाइंस है उनमें प्रेजेंट होता ही है ना? और ये आपको क्या देखने को मिलेगा? जब भी कोरोना इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में आपको लाइन में से जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें से एक आपको आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज कहती कैसी होती है आप लोगों ने महसूस भी की होगी। अगर आप जो बड़ी बड़ी लाइंस होती है ना, उनके नीचे बहुत सी दफा ग्राउंड्स भी होते हैं। अगर आप उन ग्राउंड्स में खेले हो तो आप लोगों ने सुना होगा, कंडक्टर्स जो होते हैं, ये जो चालक होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, ये कैसी आवाज करती रहती है? ये एक हिसिंग नॉइज करती रहती है ना? जैसे सांप करता है ना, हिस हिस की साउंड, है ना? इस तरीके से हिसिंग हिसिंग नॉइज करती है। ठीक है। कैसी नॉइज करती है बच्चों? हिसिंग हिसिंग HISSING, हिसिंग नॉइज, यानी कि ये हिसिंग की आवाज करती रहती है। ठीक है। हिसिंग नॉइज करती रहती है। ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, है ना? इतनी बात सभी को क्लियर होगी शायद, इतनी बात सभी को क्लियर होगी मेरे हिसाब से, है ना? तो इसमें आपको हिसिंग नॉइज भी देखने को मिलती है, किसके अंदर? कोरोना इफेक्ट के अंदर। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, कोरोना इफेक्ट से क्या आपको देखने को मिलता है? पावर लॉस देखने को मिलता है ना? पावर लॉस होता है। कोरोना इफेक्ट के कारण क्या होता है? पावर लॉस होता है। तो ये आपको कोरोना लॉस की बात करें, एसी में आपको कोरोना लॉस ज्यादा देखने को मिलता है ना? एसी में कोरोना लॉस ज्यादा देखने को मिलता है। तो देखो वेरी हाई वोल्टेज पर, बहुत ज्यादा वोल्टेज पर क्या हो जाएगा? एट वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा वोल्टेज पर क्या देखने को मिलेगा? कोरोना की वजह से आपको पावर लॉस देखने को मिलता है ना? पावर लॉस देखने को मिलता है। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको? देखो मैंने नॉइस भी बताया था, हिसिंग नॉइस आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और हाँ देखो, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, एक इसमें आपको रेडियो इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है। रेडियो इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है। रेडियो इंटरफेरेंस बच्चों क्या होता है? जो पास में आसपास में जो टेलीफोन की लाइंस होती है ना, जो टेलीफोन्स की लाइंस होती हैं, उनमें भी आपको क्या देखने को मिलता है? डिस्टरबेंस देखने को मिलता है ना? तो रेडियो इंटरफेरेंस हम उसी को बोल देते हैं। दूसरी चीज, जो आपके रेडियो के सिग्नल्स जो होते हैं उनमें भी आपको कुछ डिस्टरबेंस देखने को मिलता है, तो रेडियो इंटरफेरेंस हम इसी को बोल देते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस। ठीक है। देखो ऊपर स्पेलिंग लिखी हुई है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, रेडियो इंटरफेरेंस हिंदी वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो जो बच्चों रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनमें भी आपको क्या देखने को मिलता है? डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात मेरे हिसाब से सभी के क्लियर होगी, है ना? चलिए, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये तो बात हो गई आपकी किसकी? ये तो आपकी बात हो गई देखो एसी की, है ना? एसी की आपको क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है अगर आप एसी वोल्टेज का इस्तेमाल करके, मतलब आप एसी सप्लाई का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं? हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करते हैं, हाई वोल्टेज एसी का इस्तेमाल करते हैं अगर आप लोग ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आपको क्या फायदा देखने को मिलता है? क्या विशेषताएं, मतलब क्या फायदे नुकसान देखने को मिलते हैं? नेक्स्ट चलते हैं देखो डीसी के ऊपर, है ना? हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन। ठीक है। इसकी बात करते हैं देखो अब थोड़ा सा।
तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हो जाती हैं जब आप हाई वोल्टेज डीसी का इस्तेमाल करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए। जब आप लोग हाई वोल्टेज डीसी का इस्तेमाल करते हैं, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के लिए जब आप डीसी का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी आपको क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं, है ना। तो इसकी बात करते हैं। देखो एक बार इसमें आपको क्या मुख्य विशेषताएं देखने को मिलती है। सबसे पहले लो ट्रांसमिशन लॉसेस, है ना। सबसे पहले लो ट्रांसमिशन लॉसेस यानी कि कम ट्रांसमिशन आपको हानि देखने को मिलती है। नुकसान का मतलब क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, है ना। देखो कन्वर्जन आप लोग समझ सकते हो, थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़, तो इसको आप लोग सही कर लेना। क्या हो जाएगा, नुकसान भी बोल सकते हो आप, नुकसान भी कोई गलत नहीं है, या फिर आप हानि भी बोल सकते हो। तो लोअर ट्रांसमिशन लॉसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं इसमें। लोअर ट्रांसमिशन लॉसेस क्यों देखने को मिलते हैं भाई, डीसी की बात कर रहे हैं हम, है ना, डीसी की बात कर रहे हैं। तो डीसी के क्या क्या फायदे हैं देखो। एक तो इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक क्या होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इसमें फेज न्यूट्रल का तो सिस्टम होता ही नहीं है। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें कंडक्टर भी कम इस्तेमाल होगा, है ना। इसमें जो कंडक्टर होगा, कंडक्टर मतलब जो चालक का आप इस्तेमाल कर रहे हो भाई, इसमें चालक भी कम इस्तेमाल होगा। इसमें चालक भी क्या होता है, कम इस्तेमाल होता है। क्यों कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें केवल हमें ज्यादातर दो वायर्स की जरूरत पड़ती है, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए, है ना। जबकि एसी के केस में क्या हो जाता है बच्चों, तीन फेज होते हैं, तो आपको कम से कम तीन वायर की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप न्यूट्रल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक वायर और बढ़ जाएगा। तो तीन आपके क्या हो जाएंगे, तीन फेज के वायर हो जाएंगे एसी के केस में, और एक क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल का वायर। तो टोटल एसी में चार तारों की जरूरत पड़ रही है आपको, जबकि डीसी में केवल और केवल दो तारों की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको क्या देखने को मिलता है, फायदा देखने को मिलता है किसका, डीसी एचवीडीसी का ये फायदा देखने को मिलता है। लेकिन ये बच्चों फायदा कहाँ देखने को मिलता है, केवल और केवल हाई वोल्टेज के ऊपर ही देखने को मिलता है। लो वोल्टेज पर नहीं देखने को मिलता है। लो वोल्टेज के ऊपर अगर आप डीसी का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। डाउनफॉल का मतलब क्या है, यहाँ पे नुकसान है ना। अगर आप लो वोल्टेज के ऊपर आप डीसी को इस्तेमाल करते हो तो वो क्या होगा, वो एक नुकसान साबित होगा। इसलिए केवल और केवल आप डीसी को हाई वोल्टेज पर ही इस्तेमाल करते हो। और देखो फायदे नुकसान की बाकी की बात तो देखो बाद में करेंगे, अपने पॉइंट्स को जान लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, लोअर ट्रांसमिशन लॉसेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो डीसी क्या होता है, डीसी में केवल और केवल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। देखो इसमें ना तो मैं आपको बता दूं, डीसी के केस में देखो ना तो कोई रिएक्टिव पावर होती है। रिएक्टिव पावर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखो रिएक्टिव पावर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, रिएक्टिव पावर को आप क्यों से रिप्रेजेंट करते हो, है ना। क्यों से रिप्रेजेंट करते हो आप रिएक्टिव पावर को, तो ना तो कोई रिएक्टिव पावर होगी डीसी के केस में, ठीक है, ना तो कोई रिएक्टिव पावर होगी। फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती है डीसी में, है ना। आपने सुनी है कि डीसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, या 1000 हर्ट्ज है, नहीं सुनी होगी। अगर डीसी में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी फिर वो डीसी कहाँ रह जाएगी, फिर वो एसी बन जाएगी, ठीक है। तो बच्चों डीसी में फ्रीक्वेंसी भी नहीं होती है, ना डीसी में रिएक्टिव पावर होती है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, इसमें इसमें देखो रिएक्टिव पावर ना होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, कम लॉसेस देखने को मिलेंगे, है ना। रिएक्टिव पावर ही नहीं होगी, ना इंडक्टिव प्रभाव होगा, ना तो आपको इंडक्टिव प्रभाव देखने को मिलेगा, ना तो इसमें आपको इंडक्टर का प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है, ना आपको इसमें कैपेसिटर का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, बिल्कुल एक तरीके से खत्म हो जाएगी, है ना। रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपको ना तो रिएक्टिव पावर देखने को मिलेगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया, इसमें फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, जीरो होती है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी होती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मैंने पीछे आपको बताया था कि जो स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट जो होता है, देखो स्किन इफेक्ट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा आपका क्या होगा, स्किन इफेक्ट होगा। अब मान के चलिए अगर क्या हो रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है ना, तो स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, देखो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ही नहीं है कुछ, है ना, अगर यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जीरो होती है डीसी के केस में, तो बच्चों क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। नो स्किन इफेक्ट और लोअर लाइन लॉसेस देन एसी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि आप अगर एचवीडीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए करते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंसेस पर जब आप एचवीडीसी का, हाई वोल्टेज डीसी का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, आपके जो बच्चों क्या हो जाते हैं, लाइन लॉसेस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, है ना। लाइन लॉसेस क्या हो जाते हैं, देखो लाइन लॉसेस क्या हो जाते हैं, लाइन लॉसेस आपको कम देखने को मिलते हैं। लाइन लॉसेस आपके जो है एसी के मुकाबले आपको क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे, है ना। एसी के मुकाबले आप लोगों को लाइन लॉसेस कम देखने को मिलते हैं, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ रही है ना सभी के? एक बार कमेंट कर देंगे बच्चों सभी बच्चे। अब तो देखो ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, लेकिन बाद में जरूर कमेंट कर देंगे, है ना? अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट जरूर करना कि हाँ सर हमें सब कुछ समझ में आया, है ना? नेक्स्ट चलेंगे, देखो नेक्स्ट बात करेंगे नो चार्जिंग करंट। इसमें देखो चार्जिंग करंट भी उपस्थित नहीं होता है ना? इसमें चार्जिंग करंट भी नहीं उपस्थित होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ना कोई कैपेसिटेंस होगा ना कोई इंडक्टेंस होगा। अब चार्जिंग करंट किससे संबंधित है? कैपेसिटेंस से संबंधित है। अब जब कोई चार्जिंग करंट, जब कोई आपका लाइन कैपेसिटेंस ही नहीं है ना, लाइन कैपेसिटेंस डज नॉट ड्रॉ करंट, है ना? जब इसमें कोई लाइन कैपेसिटेंस ही नहीं होगा तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें बच्चों चार्जिंग करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें चार्जिंग करंट क्या होता है? इसमें चार्जिंग करंट नहीं होता है। ठीक है, मेकिंग एचवीडीसी सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड सबमरीन केबल्स। इसलिए आप एचवीडीसी का जो बच्चों इस्तेमाल करते हैं वो किस किस चीज के लिए करते हैं? आप एचवीडीसी का इस्तेमाल जो करते हैं वो किस किस चीज के लिए करते हैं? आप लंबे डिस्टेंसेस के लिए, है ना, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए और सबमरीन केबल्स के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर होगी सभी के। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट बात करते हैं। एक सेकंड रुक जाएंगे थोड़ा सा। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, है ना, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? देखो नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना? ये समझ गए होंगे आप कि इसमें चार्जिंग करंट प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, है ना? वोल्टेज रेगुलेशन आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा, है ना? बेटर वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। भाई इसमें जो है, देखो मैंने आपको जैसे कि बताया, इसमें ना तो आपका क्या होगा, ना तो इसमें आपका एल प्रेजेंट होगा, ना इसमें आपका सी प्रेजेंट होगा, इनमें से कोई सा भी आपको प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? लाइन रिएक्टेंस क्या हो जाता है? देखो लाइन जो रिएक्टेंस होता है, जो एक्स क्या है आपका? रिएक्टेंस है। एक्स क्या है आपका? रिएक्टेंस है, यानी कि क्या है आपका? प्रतिघात है। इसको आप क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिघात, यानी कि रिएक्टेंस बोलते हैं, प्रतिघात, है ना? इसे आप क्या बोल देते हैं बच्चों? इसको आप प्रतिघात बोलते हैं, यानी कि रिएक्टेंस बोलते हैं। तो आपका एक्स क्या हो जाएगा? देखो एक्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको आप क्या बोल देते हैं? प्रतिघात बोल देते हैं। ठीक है, इसको आप हिंदी में क्या बोल देते हैं? प्रतिघात, यानी कि रिएक्टेंस बोल देते हैं। तो इसमें ना एल प्रेजेंट है ना इसमें सी प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा? रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। अब जब रिएक्टेंस देखो इसमें जीरो हो जाएगा, जब आपका रिएक्टेंस यानी कि प्रतिघात क्या हो गया? जीरो हो गया, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसमें वोल्टेज जो है आपकी वो लगभग कांस्टेंट रहेगी पूरी लाइन के अलोंग, है ना? वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द लाइन, है ना? और इसमें देखो लोड के चेंज होने से, अगर लोड चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? इसकी वजह से आपको वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा, इसका मान आपको कम ही देखने को मिलता है। और जितना मैंने आपको पीछे भी बताया था, वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा, जितना भी कम होगा उतना अच्छा है ना? उतना अच्छा है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना अच्छा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट किस चीज की बात करेंगे? हायर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, उच्च शक्ति हस्तांतरण क्षमता, है ना? देखो इसकी मतलब एचवीडीसी की मदद से, हाई वोल्टेज डीसी की मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं? पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मोर पावर कैन बी ट्रांसमिट थ्रू द सेम कंडक्टर कंपेयर टू एसी, है ना? एसी के मुकाबले आप ज्यादा पावर को क्या कर सकते हैं बच्चों? ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि हस्तांतरण कर सकते हैं पावर का ज्यादा। ठीक है, ज्यादा आप पावर क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं, किसकी मदद से? डीसी की मदद से, इन कंपैरिजन विद एसी, है ना? एसी के मुकाबले आप डीसी की मदद से ज्यादा पावर भेज सकते हैं। ठीक है, डीसी एसी के मुकाबले आप डीसी की मदद से ज्यादा बच्चों पावर आप भेज सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी के? मेरे हिसाब से इतनी बात आप सभी के क्लियर होगी। ठीक है, अब वो भेज कैसे सकते हैं वो मैंने अभी आपको पीछे पॉइंट्स की मदद से बताया कि इसमें बच्चों लॉसेस ही कम होंगे। इसमें मैंने आपको बखूबी बताया, देखो इसमें लॉसेस आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसमें ना आपका रिएक्टिव पावर होती है,
ठीक है, रिएक्टिव पावर भी नहीं होती है इसमें, स्किन इफेक्ट भी आपका जीरो होता है। इसमें आपको एक चीज और बता दूं मैं, देखो इसमें कोरोना इफेक्ट भी कम होता है ना। इसमें जो आपका कोरोना इफेक्ट होता है, इसमें जो कोरोना इफेक्ट होता है, देखो कोरोना जो होता है इसमें, इसमें जो कोरोना होता है वो भी आपका कम होता है इसमें। तो क्या हो जाएगा, इसमें ओवरऑल जो है आपका पावर लॉस जो होता है, ओवरऑल पीएल का मतलब क्या है, पावर लॉस, वो क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। ओवरऑल पावर लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब जब ओवरऑल पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ओवरऑल पावर लॉस कम हो जाने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलता है कि ओवरऑल पावर लॉस कम हो जाने की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि आप ज्यादा एसी की तुलना में उसी कंडक्टर से ज्यादा ट्रांसमिट की जा सकती है। आप मतलब एसी की तुलना में डीसी से ज्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है भाई, एसी की तुलना में आप डीसी से ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट चलेंगे भाई, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो रिड्यूस राइट ऑफ वे, है ना, यानी कि रिक्वायर्स फेवर कंडक्टर्स। देखो मैंने पीछे आपको बताया था कि इसमें हमें कम कंडक्टर की जरूरत पड़ती है, सो लेस टावर साइज एंड लैंड एरिया रिक्वायर्ड। यानी कि देखो मैंने पीछे आपको बताया था कि एसी में आपको 3 फेज की जरूरत, तो 3 फेज का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 कंडक्टर चाहिए अगर सिंगल टावर है ना। मतलब अगर आप एक टावर पे अगर सिंगल सर्किट ले रहे हो तो आपको 3 कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर डबल सर्किट ले रहे हो तो आपको कितने की जरूरत पड़ेगी, 6 तारों की जरूरत पड़ेगी भाई। 3 RY भी इधर, 3 RY भी इधर, ठीक है। तो डबल सर्किट में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और बच्चों अगर आप न्यूट्रल भी काउंट करके चलोगे तो कितने जरूरत पड़ेगी आपको, 7 या 8 तारों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो इसमें आपको कंडक्टर्स की कम की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्स फीवर कंडक्टर्स। इसमें आपको कम कंडक्टर की जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल आपको 2 टर्मिनल सप्लाई को ही क्या करना है, ट्रांसमिट करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको कम कंडक्टर साइज की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपका टावर साइज भी क्या हो जाता है। अब जब आप कंडक्टर यानी कि चालक जो ट्रांसमिशन लाइन है उनकी ही संख्या आप कम कर दे रहे हो, तो आपको टावर भी जो है, टावर ना तो ज्यादा ऊंचा बनाने की जरूरत है आपको, ठीक है। क्योंकि टावर की ऊंचाई भी एसी के केस में ज्यादा होती है और डीसी के केस में उतनी ऊंचाई जो है आपको नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक तो आपका क्या हो जाएगा, देखो आपका टावर का साइज भी कम हो जाएगा, ठीक है, टावर का आकार क्या हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। और दूसरी बात, क्षेत्रफल जो है, जमीन का क्षेत्रफल जो है वो भी आपका क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है, ठीक है। अब देखो खिचड़ी तो बनी हुई है इस पेज पे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को कोशिश करना है समझने की, है ना, कोशिश करनी है देखो समझने की। अगर मैं इसे रफ कर दूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना, तो मजा नहीं आएगा, तो कोशिश करना आप लोग इसे समझने की। नेक्स्ट चलेंगे, देखो नेक्स्ट बात करेंगे। लास्ट है आपका, देखो लास्ट ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इसमें आपको देख तो बताता हूं मैं। देखो एक तो इसमें क्या आ जाएगा, नो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। इसमें जो आपको सिंक्रोनाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है भाई। एसी के केस में मैं आपको बता दूं, एसी के केस में ये आपके 2 जनरेटर्स हैं, एक जनरेटर ये है और एक जनरेटर ये है, ठीक है। अगर आप क्या करते हो, इन दोनों को एक साथ जोड़ते हो और इनसे आप क्या करते हो, सप्लाई देते हो। अगर आपने इन दोनों को एक साथ जोड़ा है ना, तो और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मान के चलिए कितने पे ऑपरेट कर रहा है, 50 पे, ये 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है। इसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है ना। इसकी कितनी आवृत्ति है, 50 हर्ट्ज अगर इसकी आवृत्ति है, तो बच्चों इसकी आवृत्ति भी, दूसरा जो है ये जो दूसरा है, इसकी आवृत्ति भी कितनी होनी चाहिए, इसकी भी 50 हर्ट्ज आवृत्ति होनी चाहिए, है ना। इसकी आवृत्ति भी कितनी होनी चाहिए, देखो इसकी भी 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होनी चाहिए, 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई, है एसी की बात हो गई। लेकिन डीसी में ऐसी कोई जरूरत नहीं है, डीसी में फ्रीक्वेंसी का कोई चक्कर ही नहीं बनता है ना। डीसी में देखो फ्रीक्वेंसी कुछ होती ही नहीं है, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। डीसी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। अब जब डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, उसमें आप आराम से किन्हीं भी 2-3-4 जनरेटर्स को आराम से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आराम से आप डीसी जनरेटर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो, किसके केस में बच्चों, किसके केस में, डीसी के केस में आप आराम से कनेक्ट कर सकते हो। एसी के केस में फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए दोनों की। अगर ये 50 हर्ट्ज पे सप्लाई प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी 50 हर्ट्ज पे करेगा, तब जाके आप इनको क्या कर सकते हो, सिंक्रोनाइज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप नहीं कर सकते हो। अगर आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपके ये पावर सिस्टम में ऐसा फॉल्ट होगा कि आपको बहुत भारी भरकम नुकसान देखने को मिलेगा, है ना। इतना भारी नुकसान देखने को मिलेगा, आपके दोनों जनरेटर्स उड़ जाएंगे, है ना। जो लोड कनेक्टेड होगा वो लोड उड़ जाएगा। इसे कहते हैं हम ग्रिड फेल होना, है ना। ग्रिड फेल जो होता है ना, वो ऐसी होता है जब आप
फ्रीक्वेंसी को क्या करा देते हो, मिसमैच करा देते हो। ये मान लिया ये जनरेटर 40 हर्ट्ज पे बिजली बना रहा था और ये 50 हर्ट्ज पे बना रहा था, तो आपने क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, ग्रिड फेल हो जाएगा, है ना, ग्रिड फेल हो जाएगा। और उस ग्रिड फेल के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, बहुत भारी नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है, उससे आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, नुकसान हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो नो सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। देखो डीसी में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन की समस्या आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा, डीसी में आपको कोई भी सिंक्रोनाइजेशन की समस्या नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, देखो डीसी के केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप डीसी का इस्तेमाल कर रहे हो ट्रांसमिशन में, तो आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग एसी के सिस्टम्स को जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहे हो, उनको आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे, देखो आप एसी में तो दो जनरेटर्स को जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहे हैं उनको एक साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने इनके बीच में क्या लगा दिया, डीसी सिस्टम लगा दिया, ये 40 हर्ट्ज पे था, मान के चलिए ये कितने पे था, ये कितने पे था, मान के चलिए 40 हर्ट्ज पे था, ये 40 हर्ट्ज पे बना रहा था बिजली। ठीक है, ये कितने हर्ट्ज पे बना रहा था, ये 40 हर्ट्ज पे बिजली बना रहा था। ठीक है, और ये कितने पे बना रहा था, ये 50 हर्ट्ज पे बना रहा था। और आपने इनके बीच में क्या कर दिया, इनके बीच में आपने क्या लगा दिया, एक डीसी सिस्टम लगा दिया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, देखो एक यहाँ पे आपने बीच में डीसी ट्रांसमिशन लाइन लगा दी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इनके बीच में आपने इन्हें डीसी सिस्टम की मदद से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपने डीसी सिस्टम लगा दिया, डीसी कन्वर्टर लगा दिया जनरली आपने। तो क्या होगा, ये एक कन्वर्टर क्या काम करेगा, इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, फिर ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट होगी बीच में, वो इसको लेके जाएगी, फिर इधर क्या लगा हुआ होगा, इधर आपका दूसरा कन्वर्टर लगा हुआ होगा, वो क्या करेगा, इस डीसी को दोबारा से एसी में कन्वर्ट करेगा और इसके पास भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सप्लाई क्या हो जाएंगी, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, दो एसी सिस्टम को दो एसी सिस्टम को जो कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहे हैं, उनको आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी देखो स्पेस की प्रॉब्लम है ना, नहीं तो मैं आपको समझा तो देखो ऐसा देता और भी कि आप लोग जिंदगी में नहीं भूलते इसे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कन्वर्टर स्टेशन रिक्वायर्ड। इसमें आपको कन्वर्टर स्टेशन की भी जरूरत पड़ती है ना, इसमें आपको कन्वर्टर स्टेशन की जरूरत पड़ती है। ये इसका एक नुकसान देखने को मिलता है। मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया ना कन्वर्टर स्टेशन, ये क्या काम करते हैं, ये एसी टू डीसी है ना। देखो ये वाला कन्वर्टर स्टेशन क्या कर रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड पे है कन्वर्टर, ये वाला जो कन्वर्टर है देखो लेफ्ट हैंड पे, ये वाला जो कन्वर्टर है ये लेफ्ट हैंड पे जो है, ये क्या कर रहा है, ये एसी टू डीसी बना रहा है। ये एसी सप्लाई को किस चीज में कर रहा है, डीसी में कर रहा है। ठीक है, फिर ये क्या लगी हुई है, ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है, ये डीसी ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है। ये इसके बाद जो है ये दूसरा कन्वर्टर है जो कि डीसी को एसी में कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको डीसी के केस में क्या करना पड़ेगा, डीसी के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्टर स्टेशंस लगाने पड़ेंगे। और ये बच्चों कन्वर्टर स्टेशंस कैसे होते हैं, ये ज्यादातर कॉस्टली होते हैं और काफी कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल भी होते हैं। एसी और डीसी कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्टर स्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और ये जनरली आपको कैसे देखने को मिलते हैं, ये आपको काफी महंगे और जटिल देखने को मिलते हैं, है ना, काफी महंगे और आपको जटिल देखने को मिलते हैं, काफी कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स बच्चों देखने को मिलते हैं। ये आपको डीसी का नुकसान देखने को मिलता है और इसीलिए आप डीसी को जो है लो वोल्टेज पर यूज नहीं करते हो, इसलिए आप डीसी को लो वोल्टेज पर क्या करते हो, लो वोल्टेज पर यूज नहीं करते हो। ठीक है, इसलिए आप डीसी को लो वोल्टेज पर यूज बच्चों नहीं करते हो। ठीक है, ये खास वजह हो जाती है डीसी को लो वोल्टेज पर ना यूज करने की। क्या क्या वजह होती है, मुख्य मुख्य वजह यही होती है कि आपका जो है क्या देखने को मिलता है, इससे नुकसान देखने को मिलता है। अगर आप इसे लो वोल्टेज पर यूज करोगे तो इससे आपको क्या होगा, ये काफी कॉस्टली आपको पड़ने वाली है, काफी महंगी आपको पड़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि कन्वर्टर की जो कॉस्ट होती है, इसमें कन्वर्टर की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है, देखो लास्ट क्या है आपका, लोअर कोरोना लॉस, है ना, कम कोरोना लॉस, ये लास्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, इसमें मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि इसमें कोरोना लॉस भी आपके क्या होते हैं, देखो कम होते हैं, है ना, इसमें कोरोना लॉस भी आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलते हैं। कोरोना लॉस जो होते हैं वो डीसी के केस में आपको कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सेम वोल्टेज के लिए अगर आप एसी से कंपेयर करेंगे तो एक ही वोल्टेज के लिए कोरोना लॉस जो है वो कंपेयर टू एसी इसमें क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं, यानी कि लेस होते हैं। कोरोना लॉस जो है एसी की तुलना में कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वो कम कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है,
कम होती है। कम का मतलब 0 ही होती है। दूसरी बात, इसमें आपका क्या हो जाता है बच्चों, इसमें ना तो आपका ना तो आप में का इसमें एल प्रेजेंट होता है इंडक्टेंस, ना कैपेसिटेंस प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, इसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें कोरोना इफेक्ट जो है आपको वो काफी कम देखने को मिलेगा, है ना। चलिए जी, तो ये आपका जो है यूनिट फर्स्ट थी। ठीक है, मेरे हिसाब से सभी के समझ में आई होगी, है ना। ये यूनिट फर्स्ट थी, मेरे हिसाब से सभी के क्लियर हुई होगी, है ना। तो आप लोगों के कमेंट करके जो है, आप लोगों को कमेंट करके रिव्यूज जरूर देने हैं, कैसा लगा आपको फर्स्ट यूनिट। ठीक है, सभी लोग बताइएगा। और मैं मानता हूं कि हमारी पहली वीडियो जो थी वो 1 जनवरी को आ गई थी, और दूसरी वीडियो आने में आज शायद 4 या 5 तारीख है। तो आज हमें इतना टाइम लग गया मतलब दूसरी वीडियो को लाने में। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा और जल्दी से जल्दी वीडियो आए। आप लोगों को जो है वीडियो को लाइक जरूर करना है ना। और मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं, हालांकि वो तो इस वीडियो को क्यों ही देखेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए जो है उनकी क्लासेस शुरू करूँ FEEE की। ठीक है, तो आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। एक बार बताइएगा जरूर आप लोगों को क्लास कैसी लगी, है ना। एक बार कमेंट जरूर करना बच्चों, ठीक है, क्योंकि मुझे काफी सोचना पड़ रहा है। अगर मैं मशीन स्टार्ट करूंगा तो आप लोगों को पहले देखो इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप लोग ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, ना वीडियो को शेयर करते हो। तो इन चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी जो है समस्या का सामना देखने को मिलता है। तो प्लीज़ किया करो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूं आगे तक, ठीक है ना। क्योंकि देखो पढ़ाने वाले बहुत हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन वो ही है, देखो नॉलेज का अभाव है लोगों के पास। ठीक है, नॉलेज का अभाव है और बहुत ज़्यादा अभाव है। और दूसरा, बच्चों को समझ भी नहीं पाते हैं। बच्चा क्या डिमांड कर रहा है, बच्चों की डिमांड को समझ भी नहीं पाते हैं। ये चीज़ मैंने खास कमी देखी है। एक ही टीचर आपका इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा रहा है, मतलब दुनिया भर के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। लेकिन भाई असली तो उसे ही पता होगा जो बच्चा उनके कोर्स से पढ़ रहा होगा, है ना। असल बात तो उसी को पता होगी जो उनके कोर्स से पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो देखो मैं तो आपसे, मेरा तो कहना आपसे यही है कि जितना भी पढ़ाओ सॉलिड पढ़ाओ बच्चों को, है ना। जितना भी पढ़ाओ सॉलिड पढ़ाओ बच्चों को। तो मेरा तो देखो आपसे यही कहना है कि देखो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, है ना। और अगर फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी कनेक्ट हों आप लोगों के, तो उन तक भी वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि उन लोगों के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर की FEEE की क्लास शुरू करूँ मैं, है ना। FEEE की जो है क्लास शुरू करूँ मैं, पढ़ाना जो है FEEE को शुरू करूँ। तो उन तक भी बच्चों वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे आप सभी से हम। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।